शो में। बर्तानिया से लूटी गई रकूम की वापसी, इमरान खान पुरज़म। स्विस बैंकों में मुबैना 200 अरब डॉलर, असल हकाइक क्या? दुबई में 1.1 खरब रुपए के मुबैना गैर कानूनी असासे, इंक्वायरी मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक बड़ी अहम स्टोरी जिससे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि इससे पहले कि बरतानिया, दुबई और स्विस बैंकों में जो मुबैना रकम है या मुबैना काला धन या वो एसेट्स जो वहाँ से पाकिस्तान वापस लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरज़म है कि अगली हुकूमत पुरज़म है कि बहुत से इकदाम किए जाएंगे। नैब की तरफ से इंक्वायरीज अप्रूव हुई हैं, लेकिन इस नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट इंक्वायरी जो अप्रूव हुई है 480 अरब रुपए के सर्कुलर डेट की जो पेमेंट 2013 में जब पिछली गवर्नमेंट आई थी तो उसके स्टार्ट में 480 बिलियन रुपीस पे किए गए थे, और इस सिलसिले में 190 अरब रुपए ऐसा लगा था जी कि मिस अप्रोप्रिएट हुए हैं या गैर कानूनी या कवायद और जवाबित के खिलाफ हुए हैं। तो उस वक्त के ऑडिटर जनरल ने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त थे, और उसके बाद उस ऑडिटर जनरल के खिलाफ एक महाज बना था और हमने फिर उसके बाद देखा कि उनके खिलाफ उल्टा महाज हो गया था, बजाय ये इंक्वायरी होने के कि ये पेमेंट्स किस तरह हुई थी। लेकिन आज नैब की इस प्रेस रिलीज में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के हवाले से कहा गया है कि हुकूमती ओहदेदार जो मुलविस थे इसको अप्रूव कराने में 480 अरब रुपए की पेमेंट दिलवाने में IPPs को, उनके खिलाफ ये इंक्वायरी नैब की तरफ से अप्रूव कर दी गई है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद दिस इंपॉर्टेंट स्टोरी, अख्तर बुलंद राना साहब टेलीफोन पे साथ मौजूद हैं, साबिक ऑडिटर जनरल। अख्तर साहब, आपने नवाज शरीफ साहब को खत लिखा था, आज इंक्वायरी अप्रूव हुई है, कोई 5-6 साल का अरसा तो बीच में गुजर गया है, लेकिन कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये आपकी नजर में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, मुझे आपकी जरिए ये हुआ है तो मैं कहता हूँ देर दुरुस्त शायद, लेकिन इसमें बहुत ही देर कर दी गई थी। शायद ताकतें ऐसी थी जो इस चीज को अनर्थ करने से अच्छा हुआ कि इन्वेस्टिगेट कर ये मदर ऑफ द ऑल जो है ना फाइनेंशियल जो है ना वो क्राइम। और जब इसका हमें मालूम है हुकूमत नई पिछली हुकूमत आई थी तो इन्होंने एक ही हफ्ते के अंदर 480 बिलियन जो है ना वो बगैर प्री ऑडिट कराए इन्होंने पे कर दिए थे। हमें मालूम हुआ अखबारों के जरिए, तो फिर मैंने इसको उठाया, फिर मैंने चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो चाहे प्राइम मिनिस्टर को, उनको सबको बताया कि ये, और इस बारे में हमें कोई रिकॉर्ड भी नहीं दे रहे थे। जब मालूम स्टेट बैंक से मालूम किया जी हाँ जी एक ही रात में सारे ये जो है ना 480 बिलियन पे हो गए थे, तो हमने स्पेशल ऑडिट मैंने जो है ना कराने का ऑर्डर किए। मैं भी ये रिपोर्ट जो है मेरी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार ही हो गई थी कि इनको पता लग गया कि प्रेशर है कि ये रिपोर्ट आप इशू मत करें। तो खैर मैंने जो करना था, मैं एक अपना आईनी फरीजा अदा कर रहा था, और मेरे खिलाफ इन्होंने अब रुका कि मैं किसी तरह ये रिपोर्ट अप्रूव करके प्रेसिडेंट को ना भिजवा सकूं, इन्होंने मेरे खिलाफ महाज खड़ा करते हुए मुझे हटाने की कोशिश। क्योंकि इसमें ये लिखा है कि हुकूमती अहदेदारान जो इस पर शामिल थे, अथॉरिटीज जिन्होंने अप्रूव किया था 480 अरब, उनके खिलाफ इंक्वायरी अप्रूव हुई है। लेकिन आप स्पेसिफिकली इस के अंदर आप समझते हैं, नाम तो मैं नहीं पूछूं, लेकिन आप समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के उस वक्त के कुछ अहम ओहदेदारान जो कैबिनेट मेंबर्स थे और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी जो कारोबारी हल्के मफाद रखते थे इस 480 अरब से, कौन शामिल हो सकता है इसमें अगर इंक्वायरी आगे बढ़ती है तो आपकी नजर में? बिल्कुल जी, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये सिंपली एक हफ्ते के अंदर वजीर खजाना की अप्रूवल पर ये बगैर प्री ऑडिट कराए या बगैर ऑडिट कराए ये पे कर दिए थे रातों रात। इसमें यकीनन अगर प्राइम मिनिस्टर के आशीर्वाद नहीं, मैंने वैसे नहीं सोचा कि उनके बगैर उनको पूछे क्या होगा। ये तो पक्की बात है कि वज़ीर खजाना ने इसमें अप्रूवल दी होगी, और उस वक्त के जो उनके एडवाइजर थे मिनिस्टर फाइनेंस में, जो बाद में पे करना है, और कानून और ऑडिटर जनरल का जो इदारा है वो बैठा है, तो वो क्या कहता है, इनको तो बल्कि रोकना चाहिए था
मना करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इन्होंने भी अपनी जो वहाँ चुके जिम्मेदारी नहीं पूरी करी। अज़ायम थे कि नेक्स्ट रिटर्न इन्होंने बना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपका शुक्रिया, आपने इनपुट दिया। आप इस वक्त है नहीं मुल्क में और वहां से आपने ज्वाइन किया और अपना मौकिफ पेश किया इस हवाले से। अख्तर बुलंद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। इंपॉर्टेंट इंक्वायरी अप्रूव हुई है नैब की तरफ से, 480 बिलियन रुपीज सर्कुलर डेट क्राइसिस। और इसके बाद इमरान खान साहब का ये कि बरतानिया से, क्योंकि उनकी कुछ बरतानिया ऑफिशियल से मुलाकात हुई, टेलीग्राफ ने क्या लिखा ये बताएंगे। दुबई के हवाले से नैब ने इंक्वायरी में क्या अप्रूव किया है, और स्विस बैंकों में मुबैना 200 अरब डॉलर्स, वो आखिरकार क्या कितनी बड़ी रकम है भी या नहीं है, एक अफसाना है या हकीकत है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने रखा है जी 480 अरब का सर्कुलर डेट क्राइसिस। नैब की तरफ से इंक्वायरी अप्रूव हुई है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। अख्तर बुलंद राणा साहब की गुफ्तगू अभी आपने सुनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने और रखते चलें, क्योंकि इस इंक्वायरी के अंदर जो आज प्रेस रिलीज आई है, इसमें पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने बाहर या तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या मुबैना तौर पे गैर कानूनी असासे दुबई बनाए हैं, उनकी मालियत 1.1 खरब रुपए रखी गई है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि इसके हवाले से एक इंक्वायरी नैब की तरफ से अप्रूव हुई है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग डेवलपमेंट। नैब ने उन तमाम जो दुबई के अंदर जायदादें बनाई हैं 1.1 ट्रिलियन रुपीस की, उस हवाले से एक इंक्वायरी अप्रूव की है। मैं आपको फॉरेन एसेट्स का जिक्र कर रहा हूं तो दुबई के बाद बरतानिया, जहां पे इमरान खान साहब ने ब्रिटिश ऑफिशियल से मुलाकात करी, और टेलीग्राफ ने इस मीटिंग को कोट ये किया कि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल से अपनी फर्स्ट मीटिंग में इस अज़म का इजहार किया। कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं करी, लेकिन खान साहब ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो तमाम पैसा जो बरतानिया अपार्टमेंट्स या जायदादों के लिए खर्च हुआ उसको वापस लाएं पाकिस्तान। और इसी तरह से आपको दूसरी या तीसरी अहम खबर इस बारे में बताते चलें, जो स्विट्जरलैंड यानी स्विस अकाउंट्स के हवाले से, और उसमें एफबीआर की एक प्रेस रिलीज आपको दिखाते हैं जिसमें कहा गया है जी कि जो उनका डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, अवॉइडेंस और डबल टैक्सेशन ट्रीटी, उसका मकसद हरगिज ये नहीं था कि वहां से जायदाद या रकम को वापस लेके आया जाए। तो इस सिलसिले में जो स्पेकुलेशंस हैं कि स्विट्जरलैंड ने कह दिया कि वो 200 मिलियन या बिलियन डॉलर जो भी पड़े हैं वहां पे वो वापस लाना चाहता है पाकिस्तान, ये सारी बातें सही नहीं है। हमने जो उसका मैकेनिज्म है उस ट्रीटी का, उसकी इंप्लीमेंटेशन ना होने से ऐसा हो रहा है, ये भी गलत है। लेकिन हकीकत क्या है उन पैसों की जो स्विट्जरलैंड में हैं, एफबीआर की इस प्रेस रिलीज को सामने रखते हुए आज के प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब रुकन सूबाई असेंबली हैं, 9 मुंतखब रुकन सूबाई असेंबली हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब असेंबली के। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और अखुनज़ादा चट्टान साहब कुछ देर में साथ होंगे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। चौहान साहब, मैंने सर्कुलर डेट पे कहा, आपने ब्रेक पे कहा आप कुछ बात करना चाहेंगे, आप प्लीज अगर उस पर अपनी बात भी करें और फिर हमें बताएं कि ये वाकई में पैसा पाकिस्तान ला सकते हैं खान साहब वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो सैफान, बात यह है कि ये जो 480 अरब रुपए जना थे, इसके हवाले से इफ्तिखार चोई साहब उस वक्त चीफ जस्टिस से उनकी एक रूलिंग मौजूद थी कि ये उस वक्त तक पे नहीं करने जब तक आपने इन IPPs का टेक्निकल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट दोनों नहीं कर लेना। हुकूमत पाकिस्तान ने, ये बाकायदा रूलिंग थी। टेक्निकल ऑडिट का मसला ये था कि जो उस वक्त कैपेसिटी और आज भी जो कैपेसिटी है ना हमारे IPPs की, वो तकरीबन 22 से लेके 25,000 मेगावाट की थी, लेकिन ये इंटेंशनली जो है वो 10,000 11,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा नहीं करते थे ताकि लोड शेडिंग का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट रहे, और उसकी बुनियाद पे फिर 100 किस्म की पॉलिटिकल फाइनेंशियल जो है वो ब्लैकमेलिंग थी और सर्कुलर डेट के जना इजाफे का एक इंसेंटिव था। इस बुनियाद पे टेक्निकल ऑडिट और आपकी जना फाइनेंशियल ऑडिट का जना एक शर्त रखी हुई थी। लेकिन जो आपके चननदीन और बोधी सैकला वाला के बेटे जनाब आपके समदी शरीफ साहब है ना, इसहाक डार साहब, उन्होंने आते ही मियां मनशा साहब को सबसे पहले अकोमोडेट किया। मियां मनशा साहब के त्यारे पे पूरी कैंपेन चली थी 2013 की, आपकी नवाज शरीफ साहब की और उनकी पूरी नून लीग की। इन्होंने उनको अकोमोडेट करने के लिए, और फिर जनाब वो शराजी एंड कंपनी है जना अटलस वाले जना, उनकी भी IPPs कई थी, कुछ इनकी अपनी जनाब कुछ इन्वेस्टमेंट थी, इन्होंने इनको अकोमोडेट करने के लिए तमाम आइन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग को जना वो जनाब का उसको उड़ाते हुए, जनाब उसका मजाक उड़ाते हुए ये 480 अरब रुपया जना इनको पे कर दिया। और बात राना बुलंद अख्तर साहब ने बिल्कुल ठीक कही है कि ये करप्शन की इब्तदा थी और इंतहा थी
2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की। तो बिल्कुल ठीक डिसीजन है हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत का, कि सबसे पहले और नैब का कि ये 480 अरब रुपए का मसला जो है वो प्रोब होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और जो इसके जनाब जिम्मेदारान हैं उनको जनाब सजा मिलनी चाहिए। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये तो हमने बुलंद राणा साहब से बात भी की, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट इस तरह की एक्सपेक्टेशंस बता रही है हमें, और हम यकीनी तौर पे, मैं आपकी नीयत पे, हम अज़म पे पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी बरतानिया से आप पैसा वापस लाएंगे। खान साहब टेलीग्राफ भी आज कोट कर रहा है, दुबई के हवाले से आज नैब ने इंक्वायरी अप्रूव करी है 1.1 खरब रुपए की। स्विस बैंकों में पता नहीं 200 अरब है, 200 मिलियन डॉलर है, कोई पता ही नहीं चल सकता फिगर कितनी है। एफबीआई तो कह रहा है हमारी कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई है। सर, ये कहीं उम्मीदें हैं, ख्वाब हैं, हकीकत को अमली जामा इनको पहनाने के लिए, ताबीर तक पहुंचाने के लिए अमली इकदाम क्या होंगे आपकी तरफ से, चौहान साहब? देखो, इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और इमरान खान साहब की हुकूमत के दो बुनियादी चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई इंटरनल और एक्सटर्नल सर्वाइवल, और दूसरा है पाकिस्तान की इकॉनमी का रिवाइवल। अब इकॉनमी का रिवाइवल जो है ना वो मुख्तलिफ जहतों से होगा। कुछ इंटरनल जनाब इंडिजीनियस जनाब हमारी टैक्टिस होंगे, हमारे एक्ट्स होंगे, कुछ जनाब एक्सीजीनियस होंगे। जो इंडिजीनियस हैं और जो एक्सीजीनियस हैं, इनमें सबसे बुनियादी ये है कि बाहर जो हमारी दौलत खरबों रुपए की जो बाहर पड़ी है, उसमें स्विस बैंकों में भी है, और मैं समझता हूं कि आज से कोई 5-6 साल पहले ही आपका यूएनओ के तहत जना एक रूल और एक लॉ पास हुआ था, जिसके तहत आई थिंक सो कि युगांडा एक मुल्क है, उसके एक रूलर ने अपनी जनाब प्रीवियस जो रूलर्स थे उनकी लूटी हुई दौलत को वापस लेकर आए थे। कवानीन मौजूद हैं। बुनियादी चीज़ आपके इंटरेस्ट की है, आपकी इंटेंशन की है, और आपकी विल की है, और आपकी विश की है। अगर आपके हुक्मरान जो है ना वो डेड ऑनेस्ट होंगे और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान की बका उनकी पहली और आखिरी प्रायोरिटी होगी, तो फिर तो चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। अगर ये आपकी इंटेंशन नहीं होगी कि आपने मुल्क को संवारना है और मुल्क के खजाने को जना रिवाइव करना है, तो फिर जनाब नीयत पैड़ी ते हुईता हजार, आप 100 किस्म की हुईते निकाल लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की नीयत बिल्कुल क्लियर है। हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइवल देना है गुड गवर्नेंस के जरिए से। तो ये तो आपकी नीयत है, ठीक है। फिर क्या लंदन के अंदर जिनके फ्लैट्स हैं, जिनके अपार्टमेंट्स हैं, या पैसा रखा हुआ है, या दुबई के अंदर है, तो उसको वापस लाने के लिए कोई कानून भी चाहिए होगा ना, या ऐसी बातों से तो नहीं होगा, ये अमली तौर पे आपको इकदाम करने पड़ेंगे। एक बात सर, पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत नहीं है इस पर, 2/3 आईन में तब्दीली नहीं ला सकेंगे, किस तरह से आप ये सारे मामला करेंगे? या आप मुझे इल्म में ऐसी लाए कि कानून ऑलरेडी है और आपको सिर्फ उस पर अमल दरामद करना है? एक तो बरतानिया ने पिछले साल जाने कानून पास किया है, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ एक्ट, बिल्कुल, जिसके तहत चाहे वो पाकिस्तान बरतानवी शहरी है या बरतानिया से बाहर के शहरी है, उसकी अगर कोई दौलत पड़ी होगी, कोई प्रॉपर्टी बरतानिया में पड़ी होगी, तो उसके मुतालिक अगर इन्वेस्टिगेशन आएगी उसके मुल्क की या उनके अपने बरतानवी रियासत की तरफ से, तो उसको अपना आप जनाब बताना पड़ेगा, मनी ट्रेल देनी पड़ेगी कि ये दौलत कैसे हासिल की। अब आप दिलचस्प बात सुने, 93 यकम जून से लेकर 97 के दरमियान ये चारों फ्लैट्स जो है वो खरीदे गए। जब हुकूमत पाकिस्तान इनको भेजेगी इस स्पेशली इस डिसीजन के बाद भी कि जनाब ये दौलत हराम की है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो हमें ये वापस की जाए, तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी बरतानवी हुकूमत। इन्वेस्टिगेशन का एक ही तरीका है, वो देखेंगे कि 93 से लेकर 97 तक मियां नवाज शरीफ साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने, कलसूम नवाज साहिबा ने कितना टैक्स दिया। तो मजे की बात आपको बताऊं, 1993 से लेकर 1997 के दरमियान 500, 2000, 1500 और 5000 टैक्स है इनका। जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि टैक्स ये इन्होंने टोटल 4 सालों का 5000 दिया है और वहां पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ये खरबों रुपए की, तो ऑटोमेटिक चीजें साबित हो जाएंगी और वो फिर पाबंद होंगे बरतानवी रियासत, हुकूमत और अदारे कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच के ये पैसा रियासत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के खजाने को पे करने के। तो इंशाल्लाह इसी प्रोसेस के तहत जब वो चीजें वापस आएंगी। दानियाल चौधरी साहब, आप तक आवाज अगर आ रही है? दानियाल साहब सर, मैं बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं सवाल पूछ लूं, मैंने पहले चेक कर लूं, लेकिन दानियाल साहब क्योंकि उससे बात नहीं हो सकी थी ब्रेक में आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये आपको लगता है ये स्विस, दुबई और लंदन, खान साहब का अज़म, खान साहब की नीयत, ये दिस इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के मुबैना एस्टिमेट्स हैं, these are estimates, पहले हम जहां अकाउंटेबिलिटी की बातें हैं, तो अकाउंटेबिलिटी पहले तो क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ये वापस आने भी चाहिए, और इंशाल्लाह अगर हमारे पूरे पाकिस्तान की नीयत होगी तो वापस आएंगे भी। लेकिन जहां तक बात है इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने जो दावे किए, पहले जिनको डाकू कहते थे, चोर कहते थे, फिर जिनको कातिल कहते थे, आज उनको उन्हीं के साथ आप बैठ के आप किसी को स्पीकर बना रहे हैं, किसी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। जहरा शाहिद का केस हम नहीं भूल सकते 2013 वाला,
जिसमें खान साहब ने चीख चीख के कहा था कि इनके कातिल कौन है, आज उन्हीं कातिलों को खान साहब साथ लेके चला रहे हैं। जिस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी ये हो, अपनी लैंग्वेज ये हो, और बार बार इन्हीं चीजों के ऊपर बोल के और उनसे यू टर्न्स लेना, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे जब चौहान साहब जैसे लोग होंगे इस पार्लियामेंट में, तो आई होप कि बेहतरी की बात करें, इन चीजों को पॉइंट करें और इन चीजों को सही समत पे लेके चलाएं कि वो पैसा किसी का भी है, जो गलत का पैसा है उसको डिक्लेयर होना चाहिए, उसको इस मुल्क में आना चाहिए। अगर आज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसा गया हुआ है, माल गया हुआ है, किसी का भी है, वो दानियाल का है, वो चौहान का है, वो आप का है, वो ए का है, वो बी का है, वो वापस आना चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों से पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। विच हंट नहीं होना चाहिए जो विच हंट शुरू हुआ है, और अपने वादों अपनी बातों पे देखिए आज हाई मॉरल ग्राउंड। आज इमरान खान साहब से पीटीआई से लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि इन्होंने ग्राफ इधर ले गए थे एक्सपेक्टेशंस का, हाई मॉरल ग्राउंड। लेकिन आप चोरों को जिनको कहते थे आज साथ मिला लिया, उन्हीं कातिलों को साथ मिला लिया, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं जिन स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं, खान साहब की टेलीग्राफ का इंटरव्यू है या वो दुबई अभी जो नैब की प्रेस रिलीज है, इसके अंदर जिस तरह आप कह रहे हैं, आई ऑल्सो एग्री विद दिस कि विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। इसमें किसी का नाम नहीं है। बर्तानिया के ऑफिशियल्स ने मिले, उन्होंने बोला कि खान साहब ने कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं की कि नवाज शरीफ साहब के फ्लैट ही चाहिए, उन्होंने ओवरऑल बात करी। इसी तरह स्विट्जरलैंड में जो पैसा है, हमें नहीं पता किसका पैसा है, उन्होंने अगर रिट्रीव होगा तो सबका होगा। और अगर दुबई की जो नैब ने प्रेस रिलीज दी है वो 1.1 खरब रुपए की, उसमें भी किसी का नाम नहीं है कि अगर वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया है, गैर कानूनी असासे हैं, तो 1.1 ट्रिलियन आना चाहिए। तो ये अक्रॉस द बोर्ड ही हो रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूं प्रेस रिलीज की हद तक। बाकी नियतें तो अल्लाह ताला जानता है। दानियल चौधरी साहब देखें जी, पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो चौहान साहब पहले कहते हैं कि जो एक ब्रिटिश लॉ है आफ्टर द 9/11 एक्ट, उन्होंने अपने लॉज के ऊपर अमेंडमेंट्स की, और जो लास्ट उनका बिल है उसमें यह है कि आपको पैसे डिक्लेयर करने पड़ते हैं, उनको सोर्स डिक्लेयर करना पड़ता है, कहां से आए, कितने आए, कौन से बैंक के थ्रू। तो इसी तरह बरतानिया में जो पैसे पड़े हुए हैं, अगर वो इलीगल या इलिजिटिमेट मनी है तो उसको वापस आना चाहिए, और इसी तरह जहां दुबई में पड़ा हुआ है उसको भी वापस आना चाहिए, जो स्विट्जरलैंड में बैठ पड़ा हुआ है उसको भी आना चाहिए। लेकिन ये बातें इनकी हमने पहले देखी हैं, ये बातें हम सुन चुके हैं। वो एहतसाब कमीशन किधर है जिसको 2 साल का हेड ही नहीं मिला था? वो एहतसाब कमीशन जिसको चलाना था उसका हेड नहीं इनको मिलता रहा। वो एहतसाब कमीशन ने कोई एहतसाब नहीं किया, एक उसने जजमेंट दी, उसको उठा के फेंक दिया। तो इनकी बातें, मेरा जहां तक ख्याल है और जो जहां तक मेरा इनका पास्ट देख के मैं अगर एनालिसिस करूं या इफ आई एनालाइज ऑन देयर लुकिंग एट व्हाट दे हैव डन बिफोर, तो मुझे तो यही लगता है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये इन चीजों को पूरा करेंगे, और ये विच हंटिंग है और विच हंटिंग ही रहेगी। और अगर कर सकें तो आई थिंक कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरा पाकिस्तान इनको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन जहां तक मुझे मेरे से अगर पूछा जाए तो मुझे इनसे उम्मीद नहीं है कोई नहीं। अच्छा, अखुंज़ादा चट्टान साहब भी साथ आ चुके हैं पीपल्स पार्टी के हमारे साथ। जी अखुंज़ादा चट्टान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आवाज अब तक आ रही है। सर, क्या आपको लगता है ये स्विट्जरलैंड का पैसा, दुबई में जायदादें, बरतानिया में ऑफिशियल से मुलाकात बरतानी हाई कमीशन के, खान साहब की नीयत अज़म पे तो चले, अच्छी अज़म के साथ चल रहे हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियां क्या हायल होंगी? क्या ये वाकई में कर भी सकते हैं इतना पैसा रिट्रीव? और आपको लगता है पॉसिबल है, रियलिस्टिक है, या सिर्फ ये बातें हैं, अल्फाज हैं, लफाजी है, सियासी बयानबाजी है? चट्टान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब कर सके तो इस पे तो हमें बहुत खुशी होगी कि इसने पाकिस्तान के अवाम को जो एजेंडा दिया है कि हम करप्शन का पैसा वापस लाएंगे, हम मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे, जो काम 50 लाख घर बनाएंगे, 6000 नौकरियाँ देंगे, अगर ये सारे काम हो जाती है तो हमें तो बहुत खुशी होगी। लेकिन जहाँ तक हमने जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब को देखा है, वो बातें तो अच्छे करते हैं, लेकिन फिर जब टाइम आ जाता है तो काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे स्टार्ट में ये कहते थे 15 साल इस पे सियासत किया कि हम इलेक्टेबल को नहीं लेंगे, हम इलेक्टेबल बनाएंगे, हम नौजवानों को टिकट देंगे, हम यूथ को देंगे, हम करप्ट लोग शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब टाइम आ गया तो सारे इलेक्टेबल लोगों को लाया, सारे करप्ट लोगों को लिया, सारे करप्ट लोगों को टिकट्स दी। फिर ये उसने कहा कि नहीं, ऊपर से कप्तान अच्छा हो तो नीचे अगर करप्ट लोग भी हैं तो वो गलत काम नहीं कर सकते। सेनेट के इलेक्शन में 80% इनके एमपीएस ने पुख्तनख्वा में, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इमरान नियाज़ी साहब कह रहे थे, उन्होंने अपनी ज़मीर को बेच दिया।
अभी जो ये हमें गालियां देते थे और पार्लियामान पे लानत बेचते थे, वजह क्या था कि हम अपने इख्तिदार बनाने के लिए डाकुओं के पास भी चले जाते हैं, हम हुकूमत बनाने के लिए करप्ट लोगों के पास भी चले जाते हैं। और आज़ाद मेंबरान के बारे में इनका जो वीडियो है वो मौजूद है, जो इतना पुराना नहीं है, अभी अभी ये वीडियो इनका आ चुका है कि आज़ाद लोग किस तरीके से शामिल हो जाते हैं हुकूमत बनाने में और फिर किस तरह हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। तो अभी टाइम है, अगर ये साबित करना चाहते हैं तो जो जिस बात पे ये हमको स्टेटस को लोग कहते थे कि हम हुकूमत बनाने के लिए डाकुओं के पास चले जाते हैं, हम नेबज़दगान के पास चले जाते हैं, हम कातिलों के पास चले जाते हैं, तो अभी तो टाइम आने पे साबित नहीं कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा भी अगर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के जिस तरह की आपस की लड़ाई चल रही है, मैं नहीं समझता हूँ ये हुकूमत कि वो जो सियासत जिन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं वो उन चीजों पे पूरा नहीं उतर रहे सियासत में। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं सर वो गवर्नेंस से मुताल्लिक है, पैसा वापस लाना, अकाउंटेबिलिटी इदारों को बेहतर बनाना। तो चले मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो सर आफ्टर दिस ब्रेक, क्योंकि गवर्नेंस अलग है और सियासत अलग है। सियासी तौर पर आप कह रहे हैं जी प्रिंसिपल्स को वो छोड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आई ऑल्सो एग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट विद दैट। गवर्नेंस में वो क्या करेंगे, क्या गुल खिलाएंगे, ये वादे पैसे वापस लाना ला सकेंगे नहीं ला सकेंगे, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ है वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात जो 2 या 3 ऐसी खबरें आपके सामने रखी हैं। एक बरतानिया से मुताल्लिक है, जिसमें बरतानिया से वो एसेट्स जो अनडिक्लेयर्ड थे या गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से रकम गई, उनको वापस लाने के लिए खान साहब ने अज़म का इजहार किया बरतानिया के हाई कमीशन से मुलाकात में। इसी तरह से दुबई के हवाले से अब से 1 या 1.5 घंटे कबल नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में, शायद 2 घंटे कबल, एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 1.1 खरब रुपए के जो गैर कानूनी असासे मुबैना तौर पर पाकिस्तानियों ने बनाए, उनके हवाले से इंक्वायरी उन ओवरसीज पाकिस्तानीज और जो पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी उनके खिलाफ अप्रूव कर दी गई है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्विस अकाउंट्स के हवाले से एफबीआर ने कहा है जी कि जो अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी है उसका मकसद सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन था, या उसका मकसद डबल टैक्सेशन को रोकना था, उसकी एलिमिनेशन था, उसका मकसद पैसों की रिट्रीवल नहीं था। तो जो लोग उम्मीदें बांध रहे हैं कि उसके जरिए पैसा वहां से लाया जाएगा, वो उम्मीदें गलत हैं, सरासर गलत हैं। अब हम जो खान साहब से उम्मीदें बांध रहे हैं उस पर बात करते हैं। चौहान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी दानियाल चौधरी साहब और अखुंदा चटान साहब की। सियासत आपकी रिवायती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो गवर्नेंस भी आपकी रिवायती होगी, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये सियासत को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि गवर्नेंस भी ऐसी होगी, यही होगा सर आपके साथ? देखो, जहाँ तक दानियाल चौधरी साहब का और अखुंज़ादा चटान साहब का ताल्लुक है ना, इनकी तो मिसाल है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, ठीक है ना। दोनों बेचारे बुरे तरीके से इलेक्शन हारे हैं पीटीआई से, तो इनकी बातें तो समझ में आती है, ठीक है ना। और स्पेशली मेरा भाई अखुंज़ादा चटान, इसकी तो ज्यादा ही समझ आती है बातें, है ना। फिर बात ये है, असल चीज नीयत की है, नीयत की। मैंने आपको पहले चंक में भी एक बात कह दी थी कि जब आपकी नीयत हो ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपका नीयत होती है तो रास्ते अल्लाह पाक खोल देता है। जब आपकी नीयत ही नहीं है, की बात जब आपकी नीयत पैसा लूट के स्विस बैंकों में भिजवाना है। ये खान साहब की एक ट्वीट अभी चल रही है सोशल मीडिया पे, कुछ साल पहले उन्होंने कहा जी इट इज प्रूव्ड एमक्यूएम एंड रॉ नेक्सस एमक्यूएम एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेट। मेरे प्रोग्राम में बैठ के आप जो एमक्यूएम का बंदा आता था उससे कहते थे हल्फ लो कि तुम गद्दार अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं हो। अच्छा, फिर वो बंदा जवाब नहीं दे पाता था। अब आज वही एमक्यूएम वाले बनी गला बैठ के खाने खा रहे हैं बैठे हुए साथ, तो फिर तो आपसे सवाल पूछेंगे ना कि क्या हो रही है, ये तो गद्दार रॉ के लोग आपके बनी गला बैठे हुए। अब तसल्ली से सुन लो मेरी बात। देखो, बात ये है, जहां तक ताल्लुक था ना उस गैंडा स्वामी अल्ताफ हुसैन का, जब तक तो वो इसके ऊपर मुसल्लत था, वो इंडियन रॉ का एजेंट भी था, वो जनाब आलमी ताकतों के शह पे चलते हुए पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा था। जब उसी के खिलाफ इसी एमक्यूएम ने आपकी सिंध असम्बली और आपकी वफाकी असम्बली, कौमी असम्बली के अंदर उसको गद्दार करार देने की करारदाद पेश कर दी, अपने आप को जनाब स्टेप अवे कर लिया, उससे दूर कर लिया, तो मैं ये समझता हूं कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है पिछले 2 सालों में। 22 अगस्त 2016 के बाद एमक्यूएम जो है वो एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज से जब वो सामने आई है,
और उसमें अब वो जज्बा है कि वो पाकिस्तान की खातिर जो है वो कुछ करना चाहते हैं, तो ठीक है, हम उनको साथ लेके वो पुराने जो उनकी कोई गुनाह थे भी जिनसे उन्होंने तौबा तायब कर ली है, और उस तौबा तायब करने में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का पूरा किरदार है। वरना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 15 दिन के अंदर गजट के अंदर नोटिफिकेशन करके इन पे बैन लगवा सकती थी। उन्होंने खुद बैन नहीं लगवाया। जब बैन नहीं लगवाया, इनको ऑप्शन दी कि वो कौमी धारे के अंदर आए, तो जब वो कौमी धारे के अंदर लाने की ऑप्शन खुद नून लीग और मियां नवाज शरीफ साहब ने दी है, तो हम उससे क्यों पीछे हटे? हम क्यों ना उनको कौमी धारे के अंदर लेकर आए? तो अब इमरान खान साहब कौमी दायरे में लेके आ रहे हैं, तो इनकी तरफ से क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। तो जनाब आप उस वक्त नोटिफिकेशन जारी करके कानून के चौहान साहब आपकी, चले आपने जो आर्गुमेंट दिया है मैं समझता हूं इस आर्गुमेंट को, लेकिन सर ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि चौहान साहब आप ही इस प्रोग्राम में यहां एमक्यूएम के गेस्ट आते थे, डिस्पाइट जो उनकी तरफ से करारदाद आ गई थी जिसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन को गद्दार करार दिया था, फिर भी आप कहते थे कि भाई आप जो है ना पहले हल्फ ले कि आप उसको गद्दार, यहाँ ऑन एयर बोले आप गद्दार हो गए, भाई हमने दे दी करा था, नहीं आप उसको बोले ऑन एयर गद्दार, आप चौहान साहब कहलवाते थे मेरे सामने शो में। तो सिर्फ वो 2 साल उस गुजर चुके थे 22 अगस्त के, तो फिर भी आपको यकीन नहीं आया था उस वक्त तक जब करारदाद के बावजूद? नहीं देखो बात यह है, मैंने तो जाती तौर पे पिछले 2 साल के टॉक शोज देख लें, मैंने तो एनपीएम को उसी वक्त बख्श दिया था कि जब उन्होंने अल्ताफ हुसैन को गद्दार करार देके अपने आप को उससे परे कर लिया था। क्योंकि मैं तो एक ही नारा जानता हूं, जुग जुग जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान की खातिर अगर कोई अपने सारे गुनाह छोड़कर ओपनली आके जाना अपने आप को पाकिस्तान की खातिर प्रेजेंट कर देता है, तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से और फिर तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि उनकी नीयत के ऊपर मैं शक ना करूं। लेकिन अब जो मैंने आपके सामने पूरा एक कानूनी नुक्ता रखा है ना, नवाज शरीफ साहब और नून लीग को अगर इतना ही ज्यादा दर्द हो रहा है एमक्यूएम का हमारे साथ आने पे, तो जनाबे वाला उस एमक्यूएम को आपने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपने उसको बैन करार दे देना था। उस वक्त क्यों नहीं करवा दिया? आपने उस वक्त मोटिव यह रखा कि हम इनको कौमी धारे में लाने का रास्ता दे रहे हैं, और अल्ताफ हुसैन से क्योंकि ये मुबर्रा हो चुके हैं, अब हम इनकी तत्हीर करके इनको पॉजिटिवली आगे लेकर आएंगे। जब आप इस नियत के साथ तो आपका जवाब आया इससे तो हम उस नियत के साथ कराची आई गॉट दिस पॉइंट, ये तो बात हुई रिपीट होगी। लेकिन चट्टान साहब आपकी नजर में, सर मैंने क्योंकि पूछा था आपसे भी पहले सियासत अलग है, कभी कातिल कहें, कभी उसको दहशतगर्द कहें, कभी उसको वो ट्रेटर कहें, जो ही वो भाई आपकी बात कट गई है। चट्टान साहब आपसे पहले पूछ लो, दानियाल साहब सर मैंने आपसे पूछा था चट्टान साहब के ये गवर्नेंस अलग होती है, सियासत अलग होती है। गवर्नेंस चले, सियासत में तो अभी कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस पे तो खान साहब अभी पहली बार टेस्ट होंगे ना सर। आप किस तरह पहले से कह सकते हैं गवर्नेंस भी बेकार होगी या सही नहीं होगी गवर्नेंस, या रिवायती होगी? नहीं, पहली बार नहीं है ना, इसने एक सूबा चलाया, पुख्तनख्वा का सूबा 5 साल चलाया है, और पुख्तनख्वा सूबे पे ये जो अभी दावे कर रहे हैं कि हम कर्ज़ों को ख़त्म कर देंगे, 30 अरब से कर्जा पहुंचा के 37 अरब तक, 330 अरब तक पहुंचाए। 37 अरब कर्जा था जब से पाकिस्तान बनाए पुख्तनख्वा सूबे पे, वो कर्जा 330 अरब तक पहुंच गया। वहाँ पे आप मुझे बताइए, ये जनाब इमरान नियाजी साहब बहुत एजुकेशन के बातें करते थे कि वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बनी है। रिजल्ट एजुकेशन का ये था कि 2 साल मुसलसल गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज का कोई लड़का टॉप 10 में नहीं आया। वहाँ कोई हॉस्पिटल का नाम बताए तो हमने 5 साल वहाँ पे देखा है कि ये काम ये नहीं कर सकते है। वहाँ पे ये कहते थे कि ये सबसे करीब तरीन सूबा था, 2008 का ये लोग हवाला देते थे। अब मुझे बताए कि कितने करप्ट लोग इन लोगों ने वहाँ पे पकड़े, किन लोगों से कौमी खजाने में पैसे जमा करवाए। अब मुझे बताए सिर्फ इल्ज़ामात। अभी मैं चौहान भाई से मेरा एक हमदर्दाना दरख्वास्त है, ये मेरा बहुत अच्छा भाई है, कि जो बातें आप लोग पिछली हुकूमत को कहते थे कि भाई ये आप लोग गवर्नमेंट में करें, अभी ये इल्ज़ामात का टाइम नहीं है, ये दिखाने का टाइम है। पहले आप लोग ये स्टेटस को तोड़ दे, जो आप ये इसके लिए दलीलें ढूंढते हैं। अब 26 तारीख का, मैं ज्यादा का नहीं कह रहा हूँ, 25 तारीख को इलेक्शन हुआ है, 26 तारीख के टॉक शो आप निकाले कि पीटीआई वाले एमक्यूएम के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। दानियाल साहब आप अगर जवाब उस बात का देते जाएं, क्योंकि टाइम थोड़ा वक्त कम है, तो चौहान साहब ने एक सवाल उठाया था कि आपने बैन क्यों नहीं कर दिया था। वही कह रहा था कि जो पहले इन्होंने ड्राई क्लीनिंग मशीन लगाई हुई है इमरान खान साहब ने, कभी किसको जिंदा लाशें कहते हैं, कभी चोर कहते हैं, कभी डाकुओं को स्पीकर के ऊपर बैठा देते हैं, और जो इनके साथ शामिल होता जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है, जो इनके साथ आता जाता है वो साफ हो जाता है।